नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदार। अयोध्या में विवादित ढांचे के विध्वंस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बीजेपी के नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत 10 लोगों के खिलाफ आपराधिक साजिश का केस चलाने की इजाजत दे दी। यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह जब तक राज्यपाल के पद पर रहेंगे उन पर केस नहीं चलेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी और देश की सबसे बड़ी अदालत ने इसे मंजूर कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में ट्रायल लखनऊ में चलेगा और 2 साल के अंदर ये ट्रायल खत्म करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्लिम पक्ष के मुख्य याचिकाकर्ता हाजी महबूब ने इंसाफ बताया। वहीं सरकार इस फैसले पर फिलहाल चुप है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पूरा फैसला पढ़ने के बाद ही सरकार इस पर कोई बयान देगी। कांग्रेस समेत बाकी विपक्षी दल इस मामले में उमा भारती और कल्याण सिंह का इस्तीफा मांग रहे हैं। उधर केंद्रीय मंत्री उमा भारती का कहना है कि अयोध्या में कोई साजिश नहीं हुई थी और सब कुछ खुल्लम खुल्ला हुआ था। उमा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या जाने का भी ऐलान किया। इस मामले में आरोपी और मशहूर कथावाचक साध्वी रितंबरा का कहना है कि 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में जो कुछ हुआ वो हिंदू समाज का आक्रोश था। रितंबरा के मुताबिक हिंदू समाज के अंदर का गुस्सा 6 दिसंबर को फूट पड़ा था। शिवसेना ने इस मामले में सवाल उठाया कि अगर सरकार अयोध्या में राम मंदिर बनाना चाहती है तो फिर ढांचा गिराने का काम साजिश कैसे हो सकता है। इसलिए आज ताल ठोक के हम पूछ रहे हैं कि बाबरी विध्वंस साजिश था या फिर हिंदू आक्रोश का नतीजा। ढांचा गिराना अगर अपराध है तो फिर राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में कैसे करने की बात बीजेपी कर रही है। क्या राम मंदिर के लिए आडवाणी और उमा भारती का सियासी बलिदान दिया जा रहा है? और अयोध्या में अगर खुल्लम खुल्ला हुआ था सब कुछ तो फिर साजिश की जांच कैसी? धर्मनिरपेक्षता बहुत मजबूत हो जाएगी, सर्वधर्म संभाव मजबूत होगा। कोई साजिश नहीं थी, सब कुछ खुल्लम खुल्ला था। साजिश तो तब होगी जब मन में कुछ और हो, बाहर कुछ और हो। मेरे तो मन में वही था, वही मेरे वचन में था, वही मेरे कर्म में था। मेरे माफिक ने इंसाफ का फैसला हुआ और यही उम्मीद थी, यही हुआ। आ रहा सवाल ये कल्याण सिंह का, अगर वो सच्चे दिल से इकरार करें कल्याण सिंह तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। और अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए और बनेगा, ये बात अगर हम मानते हैं तो फिर बाबरी पतन की कॉन्स्पिरेसी कैसी हो सकती है? जो लोग बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं उन्होंने ही मुल्क में खास माहौल बनाया और उससे उस माहौल से इतना उन्माद पैदा किया गया। जो भी वहाँ घटना घटी वो घटना एक आक्रोश था हिंदू समाज के अंदर का। वो एक ऐसा जलजला था जिसको बार बार दबाने का प्रयत्न किया और वो 6 दिसंबर को फूट गया। जिन लोगों के पास पद है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, संवैधानिक पद है, उनको इस्तीफे देने चाहिए। कोई भी षड्यंत्र नहीं था, यह अदृश्य हिंदू क्रोध था। भीड़ के जरिए आप देश की जनता की आवाज बता करके कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आडवाणी जी, जोशी जी इत्यादि हमारे सम्मानित नेता हैं, हम उनका पूरा सम्मान करते हैं। इस निर्णय का हम व्यापकता से अध्ययन करेंगे। इन लोगों ने डिमोलिश ने तकरीरें भी की हैं, सबके सामने है, तो हमें उम्मीद है कि उनके गवाही की रोशनी में सजाएं होंगी इन लोगों को। इतना खतरनाक पार्टी है ये आरएसएस और बीजेपी कि अपने परायों का भी ये ख्याल नहीं करता है। और बढ़िया से नार काट दिया आडवाणी जी का। अब तो राष्ट्रपति की चर्चा भी नहीं कोई करेगा उनका। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, बाबरी विध्वंस साजिश या हिंदू आक्रोश? दूसरा सवाल, ढांचा गिराना अपराध तो राम मंदिर का निर्माण कैसे? तीसरा सवाल, अयोध्या में साजिश भी राम मंदिर भी? चौथा सवाल, राम के लिए आडवाणी उमा का सियासी बलिदान? और ताल ठोक के आज का 5वां सवाल, अयोध्या में सब कुछ खुल्लम खुल्ला तो कैसी साजिश?
और आपको बता दें कि आज जो खबर हम आपको दिखा रहे हैं, विश्वसनीयता के हर पैमाने पर पूरी तरह से खरी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खबर वहां मौजूद जी न्यूज के रिपोर्टर ने दी है और साथ ही जी मीडिया इस खबर से जुड़े हर पक्ष से बात कर रहा है, जो खबर की प्रामाणिकता की और पुष्टि करता है। और इस खबर से जुड़े हर पक्ष की राय जी मीडिया और भरोसेमंद एजेंसियों के कैमरों से ही रिकॉर्ड की गई है। और साथ ही अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो #TTK लिखकर अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर ट्वीट कर दे। हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा दर्शकों के सवाल कार्यक्रम में सम्मिलित करने की। जफर याब जिलानी आज हमारे साथ हैं। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में वकालत करते हैं और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हैं। इकबाल अंसारी हमारे साथ हैं। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि केस में दिवंगत पक्षकार हाशिम अंसारी के वो बेटे हैं। डॉक्टर संबित पात्रा हमारे साथ हैं, वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वैसे पेशे से सर्जन हैं। अभय दुबे हमारे साथ हैं, वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रोफेसर राकेश सिन्हा हमारे साथ हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो राजनीति शास्त्र में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन के फाउंडर और ऑनरेरी डायरेक्टर हैं। आचार्य सत्येंद्र दास हमारे साथ हैं, वो रामलला राम जन्मभूमि विवादित परिसर के मुख्य पुजारी हैं और हनुमानगढ़ी के पुजारी भी रह चुके हैं। आप सबका आज ताल ठोक के कार्यक्रम में स्वागत है। संबित पात्रा, जो सवाल शिवसेना ने उठाया कि आप मंदिर बनाना चाहते हैं या आपने ऐलान कर रखा है कि मंदिर तो बनेगा, अगर वो ढांचा गिरना साजिश है तो फिर मंदिर कैसे बनेगा? नहीं रोहित जी, हम तो कह रहे हैं कि ये साजिश नहीं है। हम तो शुरू से ही कह रहे हैं कि जो विवादित ढांचा था उसका गिरना साजिश नहीं था। और जहाँ तक साजिश कहने जो विषय है, आप देखिए सीबीआई ने ट्रायल कोर्ट में भी केस हारा था और उसके बाद इलाहाबाद में 20 मई 2010 में भी केस हारा था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी अपहेल्ड किया था, जो लोअर कोर्ट अर्थात सीबीआई के ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि यह साजिश नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से सीबीआई ने एक अपर कोर्ट में अर्थात उच्चतम सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई किया है। ये तो एक लीगल विषय है, इसमें तो भारतीय जनता पार्टी तो कतई नहीं कह रही है ये साजिश है। तो इसलिए इसको भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए। हमारा बिल्कुल स्पष्ट मत है और उमा जी ने भी कहा कि किसी प्रकार का कोई साजिश नहीं था। देखिए, अभी पूरी जो वर्डिक्ट आई है उस वर्डिक्ट का अध्ययन करना, डिटेल्ड अध्ययन करना बाकी है। उसको डिटेल्ड अध्ययन करने के पश्चात पार्टी का क्या राय बनता है पार्टी वो रखेगी। मगर स्पष्टतः अगर दो छोटे न्यायालयों ने, ट्रायल कोर्ट और उसके पश्चात इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है ये साजिश नहीं है, हमारे भारतवर्ष के कानूनी प्रक्रिया पर हमें पूरा विश्वास है। और जो 2 वर्ष का कालावधि सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसके पश्चात आप देखिएगा वही सत्य प्रिवेल करेगा कि साजिश नहीं है। जहाँ तक जो लोग कह रहे हैं कि उमा जी को या किसी और को इस पर इस्तीफा देना चाहिए, इस पर तो बड़ा स्पष्ट है कि स्टेटस क्वो है। 1993 में जो सिचुएशन था उस समय भी केस चल रहा था, अभी भी वही केस चल रहा है। तो बदलाव तो कुछ भी नहीं हुआ है। जब बदलाव ही कुछ नहीं हुआ है तो इस प्रकार के प्रश्नों का कोई उत्तर देने का औचित्य ही नहीं है। अभय दुबे बोलिए, अगर स्टेटस क्वो है तो कांग्रेस ने सुबह से लाइन क्यों पकड़ी कि इनको इस्तीफा दे देना चाहिए? अरे देखिए, देश के सर्वोच्च न्यायालय ने जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को सीबीआई कह रही थी कि टेक्निकल ग्राउंड पर हमने ड्रॉप किया है, उसको अस्वीकार किया। और 2001 में जो स्पेशल जज ने ये चार्जेस ड्रॉप किए थे उस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को 153A, 153B और 505 आईपीसी के साथ ऐड कर दिया। और ये साजिश जो है सत्ता की साजिश थी भारतीय जनता पार्टी की। आज उमा भारती जी कहती है कि मुझे जेल जाना पड़े, फांसी चढ़ना पड़े। अरे उमा जी, नहीं, आप तो सत्ता पर आरूढ़ होकर सत्ता के लिए भारतीय जनता पार्टी ने साजिश की थी। अगर रामलला से आपका स्नेह होता तो फिर क्यों कमीशन के सामने जाकर कह दिया कि मैं तो नहीं थी, राम कुंज कथा स्थल पर थी, मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। आडवाणी जी फिर क्यों कहते हैं कि सैडेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। उन्होंने कहा बाबरी मस्जिद का गिरना मेरे लिए जीवन का सबसे दुखद समय और मेरी पार्टी की छवि को इससे बहुत नुकसान हुआ। तो मेरी मान्यता इतनी है कि भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद का राम जन्मभूमि से, राम जी के मंदिर से कोई सरोकार नहीं है। यही लिब्रान कमीशन ने भी कहा कि एक उन्माद पैदा करके सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए ये सब खेल रचा गया। इसलिए इस पे ये लोग निरंतर इसको एक ऐसा विषय बनाकर रखना चाहते हैं। असली लड़ाई 1885 से निर्मोही अखाड़ा लड़ रहा है। उमा जी ने तो ये तक कहा कि 1992 जुलाई के पहले मैं उस स्थल पर गई तक नहीं थी। सर 1.5 मिनट हो गया आपका पूरा। जफर याब जिलानी,
उमा भारती जी को आज आपने भी सुना होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, केंद्र में मंत्री हैं, और वो कहती हैं कि जो कुछ हुआ खुल्लम खुल्ला हुआ। अगर खुल्लम खुल्ला हुआ तो इसका मतलब तो यह है कि वो तय करके गई थी, और अगर तय करके गई थी तो बाकी लोग जो उनकी मौजूदगी में कर रहे थे वो भी शायद पहले से तय करके कर रहे होंगे। अगर तय करके कर रहे थे तो ये अदालतों में प्रूफ क्यों नहीं हो पाया? देखिए, बदकिस्मती ये है कि उमा जी जो कुछ कहती हैं वो यहाँ बाहर कहती हैं। कोर्ट ऑफ लॉ में जहाँ केस चल रहा है वहाँ उन्होंने आज तक कभी ये नहीं कहा। वो एक मरतबा अपीयर हुई थी जब उनके ऊपर चार्जेस लगे थे, उसके जवाब में उन्होंने सबसे इनकार किया, वरना वो चार्ज एक्सेप्ट कर लेती कि हमने खुल्ला खुल्ला कहा है। तो कोर्ट ऑफ लॉ में जो बयान देगा वही माना जाएगा। पब्लिक में जो स्टेटमेंट है इसकी कोई वैल्यू कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं होती। तो सुमा जी ने वहाँ कोर्ट ऑफ लॉ में जब अपीयर हुई रायबरेली कोर्ट में, तो उन्होंने तो सब कुछ करने से इनकार कर दिया। अगर वो कहती, वहाँ हिम्मत होती तो कहती वहाँ वो कि हाँ हमने किया इस बात को, ये तकरीरें हमने खुल्लम खुल्ला की, सर ये हमने साजिश नहीं थी बल्कि खुल्लम खुल्ला था। अब बहरहाल आज प्रोसिक्यूशन जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से दोबारा होगा यहाँ, तो ये सीबीआई कोर्ट के सामने दोनों चार्जेस मिलाकर देखे जाएंगे। इसमें कॉन्स्पिरेसी का चार्ज भी है, सीबीआई ने लगाया है, सीबीआई उसको चार्जेस फ्रेम करवा चुकी थी। अब दोबारा इनको अपीयर होना पड़ेगा वहाँ, और वहाँ अगर इनकी हिम्मत है तो एडमिट कर लें कि हमने किया है खुल्लम खुल्ला, हमने उसको डिमोलिशन के लिए सब तैयारी थी और किया गया है। जो वाक़या हुआ है, डिमोलिशन तो ऐसा है नहीं कि जिसके बारे में को कैसे कैसा डिमोलिशन नहीं हुआ है, तो डिमोलिशन हुआ है। अगर इन्होंने किया है, इनकी हिम्मत है, तो कोर्ट ऑफ लॉ में एडमिट कर लें, ख़त्म हो जाएगी बात। हम समझें कि हाँ बहुत बहादुर हैं, लेकिन यहाँ मीडिया में कहने का हमारे सिस्टम में इत्तेफाक से ये रवाज नहीं है कि मीडिया में कही हुई तकरीर को कोर्ट माने। कोर्ट वहाँ मानती है तो जो कुछ वहाँ बयान देगी, ये वहाँ मुल्जिम हैं, वहाँ पर बतौर मुल्जिम किनको बयान देना होगा, इनका बयान। ठीक है सर, 1.5 मिनट हुआ, मैं वापस आता हूँ अगले सवाल में। उस वक्त अगर आपकी बात रह गई तो आप तभी उस वक्त पूरी कर पाएंगे। राकेश सिन्हा जी, क्या इससे फ़र्क पड़ेगा कि ये साजिशन तोड़ा गया या गैर इरादतन टूट गया? ये जनाक्रोश में टूट गया या प्लान करके तोड़ दिया गया? एक बात जान लीजिए, यह अदृश्य हिंदू आक्रोश था, और वही अदृश्य हिंदू आक्रोश अयोध्या में उस विवादित ढांचे पर प्रकट हुआ। मैं दो बातें कहना चाहता हूं। जिस बात को लेकर सीबीआई ने अपील की है, सीबीआई को अधिकार है, उसकी ऑटोनॉमी पर मैं सवाल नहीं कर सकता हूं। सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है ऑब्जर्वेशन देने का, इसे न्यायालय की प्रक्रिया पर हम सवाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं अब एक बात बताना चाहता हूं, इसका आधार क्या है। एक लिब्राहन कमीशन बना था 3 महीने में रिपोर्ट देने के लिए, 17 साल में रिपोर्ट सौंपा। उसमें जिलानी साहब के संगठनों ने बहुत मदद की, और उस रिपोर्ट की 3 चीज़ें मैं बताता हूं, उससे पता चलता है कि ये षड्यंत्र ढांचा तोड़ने का था या षड्यंत्र इस कॉन्स्पिरेसी केस बनाने का था। जिन्ना का एक कोटेशन को दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर दे दिया गया सेक्शन 18.14 में। आगे देखिए उसमें क्या कहा गया है। इन्वेस्टिगेशन में अटल बिहारी वाजपेयी उस पूरे प्रकरण में कहीं शामिल नहीं थे। उस लिब्राहन कमीशन ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को दोषी ठहरा दिया गया। तीसरी बात, श्री गोलवलकर जो आरएसएस के चीफ थे, दूसरे चीफ थे, श्री गुरुजी का निधन 1973 में हुआ। लिब्राहन कमीशन कहता है श्री गुरुजी ने अपील करके साधु संतों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा जिससे हिंदू की एकता हो, और उन साधु संतों ने इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया। अब ये भारतीय जनता पार्टी का निर्माण 1984 में हुआ, 1980 में हुआ, श्री गुरुजी का निधन 73 में हुआ। तो उस लिब्राहन कमीशन को सीबीआई एक्टिवली हेल्प कर रही थी। अब जिस लिब्राहन कमीशन ने 17 साल में सर 1.5 मिनट हो गया। अगले सवाल में जब आपके पास आता हूं तो आपको और मौका मिलेगा, तब आप बात पूरी कर पाएंगे। राकेश जी, 1.5 मिनट की समय सीमा, आप भी जानते हैं इस बात को। मैं आचार्य सत्येंद्र दास जी आपसे पूछता हूं, ढांचा टूटा, इसमें साजिश थी या नहीं थी? इसकी जांच तो हो रही है, इसको लेके तो सुप्रीम कोर्ट तक आ गए, लेकिन वहां मंदिर था, उसके ऊपर मस्जिद बनी। ये बात जो आप लोग लगातार कहते आ रहे हैं, इस साजिश को कोई जांचेगा, परखेगा, पड़ताल करेगा? देखिए, वहाँ रामलला विराजमान थे और उसकी मैं 1 मार्च 92 को पुजारी बना, और उसके बाद में इन लोगों को कार सेवकों को जुटाने की तो क्षमता रही, लेकिन उसको कंट्रोल में करने की क्षमता नहीं रही। मेरे सामने जब इन लोगों ने कहा कि नहीं आप चौतरा धोवें, तो उस भीड़ ने कहा कि हम कार सेवा करने के लिए चौतरा धोने के लिए नहीं आए हैं,
और हम जिस काम के लिए आए हैं उसको करेंगे, इसलिए वो उग्र भीड़ थी और उग्र भीड़ ने वो ढांचे को गिरा दिया और इस प्रकार से इनमें क्षमता नहीं थी कि उसको रोक सकें। जहाँ तक उस साजिश की बात है तो साजिश क्या था ये बाहर तो प्रकट रूप में नहीं आया, लेकिन जिस रूप में ढांचा गिरा है वह वहाँ आए हुए कारसेवकों का उग्र रूप रहा और उसी उग्र रूप से वो ढांचा को गिरा दिया। मैं कहता हूँ कि जब वहाँ रामलला विराजमान हैं और वहाँ पूजा अर्चना हो रही थी 23 दिसंबर 1949 से, तब फिर उसको तोड़ने का कौन सी आवश्यकता रही, इसलिए उसको तोड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन उग्र भीड़ ने उसको कंट्रोल करने की क्षमता इनमें न होने के कारण से वह तोड़ा गया। अब उसको चाहे साजिश कहा जाए चाहे उग्र भीड़ कहा जाए। इकबाल अंसारी, आपको लगता है साजिशन तोड़ा गया या अचानक हो गया? 6 दिसंबर में मस्जिद टूटी, उससे पहले जो है पहली तारीख से इतने कारसेवक आगे भर गए थे और चारों तरफ वो लोग घूम रहे थे और इतना हल्ला इतना गुहार था कि चारों तरफ पब्लिक कंट्रोल से बाहर थी। उसके बाद में 6 दिसंबर के दिन जो है 11 बजे से मस्जिद पे लोग चढ़ गए, वहीं से नारा लगना शुरू हुआ। तो बाबरी मस्जिद के तोड़ने के साथ साथ 6 मस्जिदें जो अगल बगल थी वो भी तोड़ी गई, तमाम घर लूटे गए, तमाम दुकानें जलाई गई, 10-12 लोग उसमें मारे भी गए। सरकार इतना आदमी बुला के रखी थी कि उसमें जो है किसी को कंट्रोल करना बस की बाहर थी। हमारे घर पे जो है CRP की फोर्स भी लगी हुई थी और फोर्स वाले यही बोल रहे थे कि ऐसा है कि हम लोग के हाथ में कोई पावर नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, तुम लोग घर छोड़ के भाग जाओ। इस तरीके से बातें जो उड़ रही थी और छोटी छोटी मस्जिदें और थी 12-13 मस्जिद, उसको भी वो लोग तोड़ रहे थे, तमाम नुकसान पहुंचा। सरकार ने 36 मस्जिद बाबरी मस्जिद की 36 मस्जिद का दे दिया है मुआवजा, जो वहीं तोड़ी गई, 250 मकान जलाए गए। तो आपको लगता है वो प्लान करके आए थे? ये प्लानिंग अगर ना होती तो इतना आदमी बाहर से कहाँ से आता, क्योंकि इतने लोग बाहर से आ गए थे कि मतलब पब्लिक को जो है वहाँ रोकना किसी एक की बस की बात नहीं थी, क्योंकि लाउड स्पीकर से नारे लग रहे थे, टेलीविज़न पे दिखाया जा रहा था, क्योंकि हमारे घर के जस्ट बगली में है कि अगर हम लोग चाहते तो कैसे यहाँ से जो है लड़ाई झगड़ा। ठीक है। हमारे दर्शक सवाल पूछ रहे हैं, संबित पात्रा, कमल रोहिला है, वो पूछ रहे हैं क्या बीजेपी के मन में राम मंदिर को लेकर चोर आ गया है, या फिर आडवाणी जी और उमा भारती की और कल्याण सिंह की भी कुछ समय बाद राजनीतिक बलि दे के राम मंदिर बनाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो भारतीय जनता पार्टी कोई केस थोड़ी कर रही है, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सरकार हम तो अपने स्टैंड पे बिल्कुल अडिग है, कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं। सरकार का कैसे रोल होगा आप बताइए जरा, सरकार का रोल है। ये 1993 से केस चल रहा है, ट्रायल कोर्ट से गुजरते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट, और इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिजेक्शन के बाद सुप्रीम कोर्ट। ये अपील तो पहले से चल रहा है CBI का, और अंसारी साहब बैठे हैं, उनके पिताश्री ने भी डाला था, अब वो नहीं रहे, मगर उनके पिता ने भी केस डाला था। तो स्वाभाविक है सुप्रीम कोर्ट कोई सरकार के अधीन नहीं आती है। अब पूरे विषय को टेक्निकली समझने की आवश्यकता है। पूरा विषय सुप्रीम कोर्ट के पास गया, कोई सरकार ने ये पिटीशन नहीं डाला है। आप अंसारी साहब से पूछिए, उनके पिताजी ने भी डाला था और CBI ने भी डाला था, बल्कि कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन ने गलत बोला कि CBI को रिजेक्ट किया, और जलानी साहब ने सही बोला, CBI ने अपील किया था कि इस पे कॉन्स्पिरेसी का केस फाइल करे। तो CBI के अपील पे और अंसारी साहब के अपील पे ये पूरा मैटर सुप्रीम कोर्ट ने किया है, सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है। जहां तक राम मंदिर का विषय है, सरकार के राय के बगैर मैं कहूंगा कि ड्रॉप किया। संबित पात्रा जी ये कहा, अब आप ये बताइए, मैं तो बोल ही रहा हूं, 2 FIR मैं तो बोल ही रहा हूं 197 कि ट्रायल कोर्ट ने भी, सुन लीजिए और 198/92 सुन लीजिए, एक थी कार सेवकों के खिलाफ, अरे सुन तो लीजिए, मैं उत्तर दे रहा हूं, आपके नेताओं के खिलाफ, और आप राम जी को मानते हैं कि नहीं ये बता दीजिए, बाद में ये सब करिएगा। अरे आप तो राम जी को मानते ही नहीं है, आप क्या चिल्ला रहे हैं? ये पिटीशन सेपरेट कर दीजिए, अरे आप राम जी को मानते ही नहीं है, क्यों चिल्ला रहे हैं? भड़काने के लिए लेकर आए मासूम लोगों को, चिल्ला उनको के तो कोई सजा फायदा भुगतने नहीं है। दीजिए राम जी और को हमको अलग कर दीजिए। आप क्यों चिल्ला रहे हैं?
ताकि हम सत्ता को भोगते रहे। मैंने तो नहीं देखा उमा जी को कोई त्याग करते हुए। मैंने तो देखा कि उस प्रकरण के बाद वो मानव संसाधन विकास मंत्री बन गई। मैंने तो देखा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री बन गई। मैंने तो देखा कि वो टूरिज्म मिनिस्टर बन गई, चीफ मिनिस्टर बन गई और अभी भी मंत्री है। मैंने तो कोई त्याग परिलक्षित होते हुए नहीं देखा। एक एक करके बोला कीजिए, बाकी लोगों को एक तो बात समझ में आएगी आपकी, जो दर्शक तो राम भक्त मंत्री बन गया तो इनको कितनी परेशानी हो रही है। बात यह है कि आपके साथ के जो को पैनलिस्ट है सारे, वो अपना समय दे रहे हैं। जब वो अपना कीमती समय दे रहे हैं अपने काम छोड़ के, तो आप लोगों को कम से कम इतना ध्यान रखना चाहिए राजनीतिक पार्टियों के नेता होने के नाते कि वो उनकी बात तो सुनी जाए और उनको समझ तो आए कि आप लोग क्या कह रहे हैं। आप लोग ओवरलैप करने लगते हैं एक दूसरे को। संबित जी पूरा कीजिए, फिर मैं जफर याब जी के पास जा रहा हूँ। बोलिए संबित जी। जी हाँ, देखिए इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। हमारा स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट है और भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट है। वहाँ भव्य मंदिर बनना चाहिए। अभी कोर्ट ने कहा था कंसेंसस के माध्यम से हो या कंटेस्ट के माध्यम से। तो ये मंदिर पार्टी बनाएगी सरकार? उस समय भी कोर्ट का कि हाँ कंसेंसस के माध्यम से बनाएंगे। नहीं, मैं तो पार्टी का प्रवक्ता हूं ना, मैं तो पार्टी की तरफ से बोलूंगा। बनाएगी तो सरकार, स्वाभाविक है, मगर सरकार का स्टैंड सरकार बोलेगी। मैं पार्टी के विचारों को रखने के लिए 1989 से पालमपुर के कन्वेंशन के बाद से पार्टी का राय बिल्कुल स्पष्ट है कि हम मंदिर बनाएंगे। सरकार भी उसी राय पे है स्पष्ट। आप देखिए, इतना समझ लीजिए कि आज ये डिबेट क्यों हो रहा है। जो अभी अंसारी साहब ने कहा कि इतने लोग आ गए, कार सेवक आ गए, ये तो सबको पता था। 1993 से पता है। ढांचा गिर गया, यह भी सबको पता है। जो सब कुछ वही है जो 1993 में हुआ है, तो 25 साल के बाद ये डिबेट पुनः क्यों हो रहा है? खाली यही डिबेट ही होता रहेगा क्या? मैं तो अंसारी साहब से कहूँगा, आज सभी लोग बैठे हुए हैं, इस पूरे विषय में एकमत हो जाइए कि मंदिर बनना चाहिए। आप भी सपोर्ट करिए और कांग्रेस वाले जो रोम से आए हैं वो भी सपोर्ट करें कि हाँ मंदिर बनना चाहिए। आज ही मौका है। बाकी सारा विषय तो सबको पता ही है। अब इस टिक्का टिप्पणी मत जाइए। जफर याब जिलानी, आप एक वकील के नाते मैं आपसे एक चीज समझना चाहता हूँ कि आज अगर इस मामले में कॉन्स्पिरेसी का केस शुरू हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हाँ ठीक है इस धारा को शामिल किया जाए, इसका क्या असर पड़ेगा उस केस पर जो मिल्कियत के विवाद को लेकर चल रहा है? देखिए, मिल्कियत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये केस सिर्फ इस बारे में है कि जो बाबरी मस्जिद डिमोलिश की गई उसके लिए कौन कौन लोग जिम्मेदार है। और संबित पात्रा साहब को एक बात मैं बता दूं कि ये नीचे की अदालतों ने ये नहीं कहा था कि साजिश नहीं है, बल्कि ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि जो किसका इनके मुलजिमान हैं, ये 21 लोग, इन पर चार्जेस उस तरह के हैं जैसे कि क्राइम नंबर 198 के हैं। लिहाजा प्रोसीडिंग ड्रॉप कर दी थी। कोई उन्होंने फाइंडिंग नहीं दी थी कि यार कॉन्स्पिरेसी है या नहीं, तो वो प्रोसीडिंग ड्रॉप हो गई थी। और कहीं इनके खिलाफ 21 लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं चल रही थी। 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा 198 का, क्राइम नंबर 198 का रायबरेली में चल रहा था। हाई कोर्ट ने भी उनकी बात मान ली। सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को नहीं माना और कहा कि नहीं, इनके ऊपर चार्जेस वही हैं जो 197 में दूसरे लोगों के हैं, लिहाजा ये मुकदमा चलाया जाए। और साथ ही 198 का भी उससे जोड़ दिया। तो ये पोजीशन कोई नई नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उस पोजीशन को बहाल किया है जो सीबीआई ने ओरिजिनल चार्जशीट दी थी। तो जो ओरिजिनल चार्जशीट यही थी कि दोनों मुकदमे एक साथ लखनऊ में चले थे और वो फिर से वहीं से शुरू होंगे। तो ये कोई मेरा कहना कतई नहीं है कि आज कोई चार्ज प्रूव हो गया है, लेकिन हाँ साजिश का चार्ज लगाया सीबीआई ने है, उसकी एविडेंस सीबीआई दे रही है और वो सीबीआई की एविडेंस 2 साल के अंदर अब ये यकीनी हो गया है कि अब ये 2 साल के अंदर मुकदमे का फैसला हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव हो गया है। इससे पहले हाई कोर्ट का डायरेक्टिव था डे टू डे हियरिंग के लिए, लेकिन वो नहीं हो पाया क्योंकि सीबीआई ही इसमें डिले कर रही है। और माफ़ कीजिएगा, सीबीआई ने दोनों रिजीम में डिले किया है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस के रिजीम में बहुत तेज़ रफ्तारी से काम कर रही थी, सिर्फ एनडीए के रिजीम में स्लो हो गई है। उसको पीएमओ से इंस्ट्रक्शन जो भी मिलते हैं उस लिहाज से करती है, लेकिन अब सीबीआई इसमें सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर काम करने पर मजबूर है। लिहाजा हमें उम्मीद है कि जो कुछ भी हक़ाइक़ हैं और सीबीआई ने जो एविडेंस कलेक्ट की है उसकी बेसिस पर अब 2 साल के अंदर इंशाअल्लाह मुकदमे का फ़ैसला हो जाएगा। वो मुकदमा टाइटल सूट बिल्कुल अलग है, उसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये मुकदमे के तमाम मुलज़िमान को सज़ा होने के बाद भी टाइटल सूट का फ़ैसला इससे इंडिपेंडेंट होगा जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह इस केस को सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है, हम चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करे उस केस के लिए भी, और वो उसमें डे टू डे हियरिंग की सुनवाई
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एप्लीकेशन पर हो सकती है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी साहब की एप्लीकेशन पर हाई कोर्ट में उस वक्त 2002 में दरख्वास्त दी गई थी और उस पर दरख्वास्त पर ऑर्डर हुआ था, हम लोगों ने भी सपोर्ट किया था और डे टू डे हियरिंग हुई थी। लिहाजा अगर सुप्रीम कोर्ट में टाइटल सूट में भी इस तरह की एप्लीकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आ जाए तो हमें उम्मीद है कि वहाँ भी डे टू डे हियरिंग होकर शायद इसी के मुकदमे के साथ उसका भी फैसला हो जाए। ठीक है राकेश सिन्हा जी, तो क्या ये समझे कि आज जो बहस हो रही है या जो बयान आ रहे हैं दोनों तरफ से, वो कांग्रेस की तरफ से हो, बीजेपी की तरफ से हो या किसी भी विपक्षी दल की तरफ से हो, वो केवल अपनी अपनी पॉलिटिकल पोस्चरिंग के लिए है और बीजेपी में भी एक खेमा खुश होगा कि आडवाणी जी का नाम राष्ट्रपति पद की रेस में पीछे रह जाएगा? देखिए, पहले तो मैं कहूँगा जिलानी साहब अर्ध सत्य बोलने में बहुत माहिर हैं। उन्होंने जो लोअर कोर्ट हाई कोर्ट की बात कही है उसमें आधा सत्य है, आधा उन्होंने अपना इंटरप्रिटेशन दिया है। देखिए, कहीं पर भी षड्यंत्र को स्थापित नहीं कर पाई है और सीबीआई के कहने पर और कोर्ट में दोनों में बुनियादी अंतर है। सीबीआई जो चार्जशीट बनाई थी वो कांग्रेस सरकार के कहने पर चार्जशीट बनाई थी। सीबीआई को वो लिस्ट कांग्रेस सरकार ने दिया था। अब देवराहा बाबा क्या उस तोड़ने में थे? देवराहा बाबा का स्वर्गवास कब हुआ? जिलानी साहब बता दीजिए। और जिस लिब्राहन कमीशन को आप मदद कर रहे थे उसके 171.1.16 जो उसके पृष्ठ पर देवराहा बाबा को रिस्पॉन्सिबल बनाया गया डेमोलिशन के लिए। ये है पूरा षड्यंत्र। ये जो लोग विटनेस गए थे रोहित जी, उन विटनेस को आप देखिए, उस विटनेस की राइटिंग्स देखिए राम जन्मभूमि पर। लिब्राहन कमीशन जो इनका आधार क्या है? सीबीआई ने पूरी तरह से लिब्राहन कमीशन के साथ सहयोग किया है। लिब्राहन कमीशन के मटेरियल को लेकर सीबीआई उपयोग कर रही है। सीबीआई ने तो कोई इंडिपेंडेंट छानबीन नहीं की। अब मैं बताना चाहता हूँ, दो बातें सुन लीजिए। कमीशन का सीबीआई वही काम कर रही है जो पिछली सरकारों ने कहा। आप मुस्तकिल लिब्राहन कमीशन बोल रहे हैं। अरे आप सुन तो लीजिए। लिब्राहन कमीशन का कोई मतलब नहीं। अरे आप सुन, अब आप मुझे वक्त दीजिए, मैं बता देता हूँ कैसे मतलब है। आप जो लिब्राहन कमीशन बुला लिया, आप मुझे तो फुर्सत दीजिए, मैं जाऊँ। मैं नहीं, आप कोई मतलब इसके लिए आप बोलते हैं, आप झूठ बोलते हैं, आधा झूठ आधा सच। लिबरल के झूठ और सच को मत मिलाया कीजिए। आप मुझे एंकर साहब झूठ और सच मत मिलाया कीजिए। मैं राकेश सिन्हा साहब आप तथ्यों का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। मुझे मैंने किया, आप तथ्यों का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। भागते क्यों हैं? आप तथ्यों का मुकाबला नहीं कर सकते। आप सच का आईना मैं दिखाता हूँ। मैं जब सच का आईना दिखाता हूँ तो आपको अगर वो तथ्य रख रहे हैं तो आप भी तथ्य रखिए। अगर आपको लगता है आपके तथ्य उनकी बात को काट सकते हैं तो आप अपनी बात से काट दीजिए उनको। उठ के चले गए जफर याब जिलानी, बहरहाल ये उनका चॉइस है। मैंने पूछा देवराहा बाबा कैसे जाना चाहते हैं तो उनका चॉइस है। पानी पी लीजिए जफर याब जिलानी, उसके बाद आपको लगे दोबारा आप तथ्यों का सामना कर सकते हैं उनके, तो बैठ के कीजिए। लगता है जफर याब जिलानी रोहित जी मैंने इसलिए कहा जवाब दे सके, सामना कर सके। राकेश जी बात पूरी कीजिए, अबे दुबे, उसके बाद आप ही के पास आ रहा हूं। रोहित जी मैंने यह बात इसलिए हाँ रोहित जी मैंने इसलिए कहा कि सीबीआई और लिब्राहन कमीशन दोनों मिलकर काम कर रहे थे। जिलानी साहब लिब्राहन कमीशन के एक्टिव पार्टिसिपेंट थे। उनका सच का आईना मैंने दिखाया कि देवराहा बाबा जैसे सम्मानित संत का जिनका निधन दशक पहले हो गया था, उसे लिब्राहन कमीशन ने मैंने कोट किया, वो 171.16 में देवराहा बाबा को दोषी क्रिमिनल बताया गया है। पहले जिलानी साहब माफी मांगे और जिलानी साहब उसमें शामिल थे। जितने मुस्लिम संगठन हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और लिब्राहन कमीशन और सीबीआई तीनों मिलकर काम कर रही थी। लिब्राहन के इंटरव्यूज को देखे, 48 एक्सटेंशन लिया। 48 एक्सटेंशन लेने के बाद लिब्राहन ने कहा कि किसी पुलिस की जांच में और हमारी जांच में कोई किसी भी विटनेस को नहीं लाया जा सके जो कि बता सके कि डेमोलिशन कैसे हुआ, किसने किया। यह लिब्राहन की फाइंडिंग थी। उसी फाइंडिंग को आधार बना रही सीबीआई के पास तथ्य कहां से आएंगे? नहीं, यदि लिब्राहन को एक खारिज लिब्राहन कमीशन के रिपोर्ट को पार्लियामेंट में रखा गया है, उसी के आधार पर सीबीआई काम कर रही है। ठीक है। मैं अबे दुबे आपसे सवाल पूछता हूं, जो आप बात कहना चाहते हैं आप बोल लीजिएगा, लेकिन उसके पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं। ये टीवी डिबेट्स में हिट एंड रन की जो नई टेक्निक इस्तेमाल होने लगी है वो बड़ी अजीब है। या तो लोगों को आना नहीं चाहिए पार्टिसिपेट करने के लिए, या फिर सवालों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आम आदमी पार्टी कहती है कि हम नहीं बैठेंगे, बिल्कुल ठीक, क्योंकि उन्हें सवालों का सामना नहीं करना रहता। तो जफर याब जिलानी के लिए भी हम ये संदेश दे रहे हैं कि अभी भी कार्यक्रम खुला है, वो वापस आना चाहें, कुर्सी वहीं पर पड़ी है, कैमरा वहां लगा है, वो चाहें तो वापस आके बैठ सकते हैं। राकेश सिन्हा के सवालों का जवाब उनके पास है तो वो सवालों का सामना कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं, खुद सवाल पूछ सकते हैं राकेश सिन्हा से और संबित पात्रा से सवाल पूछना चाहें तो। लेकिन हिट एंड रन उनकी अपनी इमेज को नुकसान पहुंचाएगा, ये बात भी उन्हें ध्यान रखनी चाहिए। बोलिए अभय दुबे, क्या कह रहे हैं आप? देखिए,
नहीं, और मुझे ऐसा नहीं लगा कि डिबेट में ऐसा कुछ हुआ हो कि गिलानी साहब वो छोड़कर चले जाएं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। पार्टिसिपेट करना चाहिए, अपना पक्ष रखना चाहिए। मुझे बताइए राकेश सिन्हा साहब कि ये सीबीआई ने कब केस हैंडल करना स्टार्ट किया और लिब्राहन कमीशन ने रिपोर्ट कब दी पार्लियामेंट में? मुझे बताइए, कितना अनफॉर्चुनेट है। आप कहते हैं सिर्फ लिब्राहन कमीशन के ग्राउंड पर ही सीबीआई ने केस को इन्वेस्टिगेट किया। एक बात। दूसरी बात बताइए, ये सारे जो बड़े नेता थे, देखिए 2 मुकदमे, उसमें 2 एफआईआर दर्ज हुई थी, 197 और 198/92, और तीसरी हुई थी जो पत्रकारों पर गंभीर हमले हुए थे उस दौरान, उसमें 3 मुकदमों को, तीनों को क्लब करके ये सीबीआई ने काम करना प्रारंभ किया। आपके जो सीनियर लीडर्स हैं जिन पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टेक्निकल ग्राउंड के पर हम कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस को ड्रॉप नहीं कर सकते, वो क्या कह रहे थे? नहीं साहब, हमारे को उसके साथ क्लब मत कीजिए, वो चाहे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो, 153A हो, 153B हो, 505 है, मतलब कार सेवकों पे और दूसरों पर तो चलता रहे, हमें छोड़ दीजिए, क्योंकि हम तो सिर्फ सत्ता को भोगना चाहते हैं। रोहित जी, मुझे बड़ा दुख हुआ, उमा भारती जी के वक्तव्य और व्यवहार में अंतर है। मैंने तो नहीं देखा, वो तो जब से सत्ता को भोग रही हैं, जब से ये मुकदमा हुआ उसके बाद लगातार मानव संसाधन विकास मंत्री से मुख्यमंत्री से लेकर आज भी मंत्री हैं। कहने का आशय ये है कि लिब्राहन, रोहित जी एक सवाल, लिब्राहन कमीशन ने सिर्फ यही रिपोर्ट नहीं दी, ऐड करते हुए उसका जवाब दे दीजिएगा साथ में। 84 के दंगे साजिश थे या अचानक हो गए थे? जी मैं जवाब दे दूंगा। 84 में जो कुछ हुआ सर, वो साजिश था या अचानक हो गया था, या उसका भी अभी इंतजार ही कर रहे हैं हम लोग कि भाई कैद तय होगा, कोई कोर्ट कह देगी तब मानेंगे कि साजिश थी या नहीं थी? क्योंकि उनमें जिन लोगों पे आरोप हैं वो भी मंत्री बनते रहे, वो भी सत्ता का सुख भोगते रहे। वो तो आज जब कांग्रेस को जवाब देना मुश्किल हो गया, तब आप लोगों ने उनको दरवाजे के बाहर खड़ा किया, निकाला नहीं, तब भी क्यों में लगा दिया बस कि अगर साफ हो जाएंगे तब देख लिया जाएगा। नहीं रोहित जी, महात्मा गांधी जी की हत्या हो, 84 के दंगे हो, गुजरात के दंगे हो, ये सारे प्रकरण हो, 84 पे रहिए ना केवल सर, और हमको करना 84 पे रहिए ना, फिर 47 से गिनाने लगेंगे तो फिर बड़ा दिक्कत हो जाएगी। हमको जस्टिफाई 47 से गिनाने में फिर बहुत दूर तक चीजें चली करना चाहिए। दूसरा बात दंगों में साजिश की हो रही है। सिर्फ 10 सेकंड ये दीजिए मुझे तो ये कहा गया, आप देखिए आज संबित पात्रा जी कहते हैं कि जो कोर्ट निर्णय देगा राम जन्मभूमि में, आडवाणी जी कहते थे कोई न्यायालय मेरी आस्था का फैसला नहीं कर सकती, हमें सत्ता दीजिए हम बना देंगे। सत्ता दे दी तो अटल जी कहने लगे गठबंधन की मजबूरियां हैं, अब पूर्ण बहुमत आया तो कहते हैं न्यायालय की शरण में जाएंगे। अरे राम मंदिर से आपका सरोकार ही नहीं है, आस्था के उन्माद पैदा करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करते हो और सत्ता को निरंतर चिल्ला रहे हैं हम पे। अच्छा, कांग्रेस राम मंदिर के पक्ष में या खिलाफ है? ओहो, अरे अभी इतना अच्छा अवसर था रोहित जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा मिल बैठिए। कांग्रेस राम मंदिर के पक्ष में या खिलाफ है ये तो बता दीजिए। तो स्वामी जी बार-बार कांग्रेस राम मंदिर के पक्ष में मैंने आपके शो में पहले भी कहा कि 1885 का जो पहला फैसला आया था निर्मोही अखाड़े का, उसमें कहा कि वहां पर पहले से चबूतरा मौजूद है राम जी का जन्म उस स्थान पर हुआ है। रोहित जी, ये मैं ही नहीं कह रहा हूं, 1885 के मुकदमे से लेकर आज तक ये बात के प्रामाणिक तथ्य मौजूद हैं, चाहे वो अंग्रेजी सरकार के फुटनोट्स हो या गजेटेड हो, सब में ये बात मौजूद। ठीक है। संबित पात्रा, अब भी आप लोगों को डर लग रहा है कि संसद में कानून लाके रास्ता निकाल लिया जाए? अब तो कांग्रेस आपके साथ आ गई है, मुख्य विपक्षी दल है, अब तो ले आइए कानून। मैं तो धन्य हो गया, मैं तो धन्य हो गया। राम तेरी कृपा अगड़म पार है। कैसे कैसे जो अभक्त थे, जो तुम्हें मानते नहीं थे, उत्तर प्रदेश ने क्या कमाल कर दिया। देखिए तुम्हारे चरणों में आके पड़े हुए हैं। जो उत्तर प्रदेश की चुनाव से पहले राम नहीं है चिल्ला रहे थे, राम तेरा क्या कमाल हो गया। देखो, अरे मैं आपके बीच में नहीं, हे राम भक्त मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। वत्स, मुझे बोलने दीजिए प्लीज, कृपया करके बोलने दीजिए, राम जी नाराज हो जाएंगे नहीं तो। देखिए रोहित जी, बड़ा आश्चर्य का विषय है। मैं आजकल देखता हूं जो कांग्रेस के प्रभु शांति प्रभु, मुझे बोलने दीजिए। देखिए रोहित जी, आश्चर्य का विषय है कि जो लोग पानी पी के हमें कोसते थे, हमें डांटते थे, हमसे पूछते थे कौन है राम, आज वो राम भक्त बन रहे हैं और हमसे राम के ऊपर सवाल पूछ रहे हैं, मुझसे ये पूछ रहे हैं कि हिंदू धर्म है या नहीं। अब कृपया करके शो के बाद 10 दिन पर जाइएगा और सोनिया जी से पूछिएगा।
नहीं नहीं, अरे भगवान शांत बैठिए। 70 साल सत्ता भोगने के बाद सत्ता लोलुपता आपको ठीक नहीं लगता? राहुल गांधी क्या प्राइम मिनिस्टर नहीं बने, इतना नाराजगी हम पे? ठीक है, आप बैठिए, मुझे उत्तर दे दीजिए। रोहित जी, मैं बार बार कह रहा हूं इसमें अभी स्टेटस क्वो है। किसी प्रकार जी कहते हैं कि हिंदू धर्म रोहित जी, मैं 10 सेकंड बोल सकता हूं कृपया करके? मैं तो इनको डिस्टर्ब नहीं करता हूं। अभय जी पूरा सुन तो लीजिए। मैं तो इनको डिस्टर्ब नहीं करता हूं। बोलते हैं तो वो बीच में नहीं बोलते, लेकिन वो बोलते हैं तो आप लगातार टोकाटाकी करते हैं। संसद नहीं है ना सर ये? नहीं, बोलिए। और अभय जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा, कृपया करके भाजपा को ये मत पूछिए कि हिंदू धर्म है या नहीं है। जाके आप सोनिया जी से पूछिए कि वो हिंदू धर्म में और हिंदू आस्थाओं में मान्यता रखती हैं या नहीं, मेरे से मत पूछिए, समझ गए? और दूसरी बात, देखिए रोहित जी, इस पूरे केस में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज फिर बस ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, बदला क्या है? कुछ भी नहीं बदला है। तीन केसेस तीन कोर्ट से होते हुए गुजर गए। ट्रायल के कोर्ट से वो हाई कोर्ट आया, हाई कोर्ट से आज सुप्रीम कोर्ट आया। मामला जस का तस है, 25 साल बीत गए हैं और आज अचानक ये डिसीजन आया है कि 2 साल तक केस चलेगा। मैं अब बताता हूँ क्या ये कांग्रेस क्या हमारे पर आरोप लगाएगी। 2 साल तक केस चलेगा। 2019 में इस पूरे केस का जो है वर्डिक्ट आएगा, तब ये कांग्रेस कहेगी देखो 2019 के चुनाव को पोलराइजेशन कर दिया, ये बीजेपी की साजिश थी। तो ये तो 24 घंटे इनको साजिश ही साजिश दिखेगा। ठीक है, जहां राम का नाम आ जाएगा उनको वहां षड्यंत्र दिखेगा। ठीक है, जहां राम का नाम आएगा वहां बीजेपी को धर्म दिखेगा, इनको षड्यंत्र दिखेगा। ओके, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद चलेंगे आचार्य सत्येंद्र जी के पास और इकबाल अंसारी के पास। उनसे पूछेंगे कि अदालत ने समय दिया था और एक विचार दिया था कि बाहर बैठ के इस मामले के संबंधित पक्ष इसको सुलझा लें।